मैं देख रहा हूँ बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीतने वाली हर एक फिल्म ये देखने के लिए कि क्या बेस्ट पिक्चर जीतने वाली हर एक फिल्म पूरे साल की बेस्ट फिल्म होती है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारी फिल्म्स कवर करी थी एंड टियर लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही थी। हाँ कर लो जितना जज करना है, बट इस वीडियो में हम ये सारी फिल्म्स कवर करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड तक बने रहना नई टियर लिस्ट देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है। फाइनली इस वीडियो के दौरान आई एक्सपीरियंस द लॉर्ड ऑफ द रिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। एंड क्या ये मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट ट्रिलॉजी एवर है? प्रॉबेबली नहीं, बट क्या ये एक बहुत ही ऑसम ट्रिलॉजी है? समवॉट यस। लेट्स स्टार्ट विद ऑल द पॉजिटिव्स एंड अमेजिंग थिंग्स जो मुझे फील हुई व्हाइल वॉचिंग दिस सागा। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज अ जर्नी ऑफ फ्रोडो बैगिंस, जिसको अब एक रिंग को सारा के हाथ लगने से पहले डिस्ट्रॉय करना है। एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द स्केल ऑफ दीज फिल्म्स। मतलब इतनी बड़ी दुनिया, इतना एपिक एनवायरनमेंट, इतने अलग अलग वर्ल्ड्स, रेल्म्स एंड बायोम्स जिस तरह से इन फिल्मों में दिखाया है इज ट्रूली मास्टरपीस। कुछ कुछ सीन्स और शॉट्स को देख के तो मैंने सर पकड़ लिया था कि भाई ये इन्होंने उस टाइम पे पुल ऑफ कैसे कर लिया। नेक्स्ट थिंग विल बी द एक्शन एंड द बैटल्स एंड ओ माय गॉड, द बैटल ऑफ हेल्म्स डीप में वो ट्रीज का आना एंड में, गैंडल्फ के अपने घोड़े पे आर्मी लीड करना, या फिर रिटर्न ऑफ द किंग में सीज ऑफ मीनास टिर्थ पे एरागॉन के डेड आर्मी के साथ आना, एवरीथिंग वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैंने इससे ज्यादा रियलिस्टिक येट फिक्शनल बैटल्स नहीं देखी। इनमें तुम्हें वो इम्पैक्ट फील होता है, ड्रेडनेस फील होती है, दो आर्मीज के भिड़ने से लेकर जब एक आर्मी दूसरे पे एक हावी हो रही होती है, ये सब कुछ इतना बेहतरीन था कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट। एंड आई डोंट थिंक किसी भी फिक्शनल एपिक स्टोरी में मैंने इससे बेस्ट बैटल सीक्वेंसेस देखी हैं। एंड द फैक्ट स्टिल रिमेन्स कि ये 2000s की फिल्म्स हैं। नेक्स्ट विल बी द कैरेक्टर ऑफ गोलम। मैंने रील्स पे बिहाइंड द सीन और सीजीआई फुटेज देखी है, बट स्टिल गोलम का कैरेक्टराइजेशन, उसका चलना, उसका बिहेवियर, ऑल दैट वाज आल्सो रियली गुड। बट माय फेवरेट कैरेक्टर वुड बी सैम इन दिस ट्रिलॉजी। अब देखो वो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा इरिटेटिंग और झेलना पड़ रहा था, बट एंड आते आते ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड मुझे वो फ्रोडो और गैंडल्फ से भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। आई जस्ट लव हिम एंड मेरे लिए तो यही मेन कैरेक्टर है भाई इस पूरी ट्रिलॉजी का। नेक्स्ट विल बी द एपिलॉग। आई थिंक द वे जिस तरह से इन्होंने इस ट्रिलॉजी को एंड करा है इज मास्टरफुली डन। मतलब फिल्म में अराउंड 30 से 35 मिनट लास्ट में इज जस्ट क्लोजर फॉर द कैरेक्टर्स एंड एंड ऑफ दिस जर्नी। वो इमोशनल था, स्वीट था एंड आइकॉनिक भी बन गया है अब। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई या फिर स्ट्रेट अप बुरी लगी इस ट्रिलॉजी में। फर्स्ट विल बी द फैक्ट दैट इट्स अ 2000 फिल्म एंड फिल्म में बहुत से डायलॉग्स थे जो मुझे बहुत ज्यादा चीजी लगे, कॉर्नी लगे एंड आई वाज लाइक ये इस तरह से क्यों बोलने लग रहे हैं। वो किसी को मारने से पहले वन लाइनर्स मारना, हीरोइज्म दिखाना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा जब इओवेन एंगमार को मारने से पहले डायलॉग मारती है ना कि आई एम नो मैन। वो इतना अजीब लगा मुझे, एज उसका सेटअप इन्होंने इतनी पहले ही कर दिया था, फिर आपको ये डायलॉग भी मीलों पहले ही आता दिख जाता है, विच जस्ट मेक्स इट अ बिट मोर कॉर्नी। नेक्स्ट थिंग वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मीडिया। अब देखो मैंने हैरी पॉटर फिल्म सीरीज एंड गेम ऑफ थ्रोन्स ऑलरेडी 4 से 5 बार देख रखी हैं एंड आई नो कि बोथ ऑफ देम वर इंस्पायर्ड बाय टोल्किन, बट बोथ ऑफ देम रियलिज्म एंड मॉडर्न एज सिनेमा को और एक्सपैंड करते हैं। यहाँ आपको रियलिज्म, ब्लडबाथ और स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें ज्यादा दिखती हैं, विच इज मच मोर एंगेजिंग। एंड फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत सारी जगह चीजें चाइल्डिश लगती हैं एंड यू फील कि अच्छा देखो यहाँ इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। नेक्स्ट थिंग विच आई फेल्ट वाज कि ऑर्क्स का विलन होना वाज not that impactful। मतलब in the end they were just a mob led by a distant villain। तो हमारे पास एक big bad villain का face या threat नहीं था in my opinion, which was also a letdown in the end। I would say Lord of the Rings एक journey से ज्यादा एक mission की तरह फील होने लग रही थी, जहाँ in the end मुझे सिर्फ इसकी वो epic battles और out of the world CGI and VFX ही याद है। I was not able to connect with the characters or the lore that much and उसी की वजह से I think it was not a masterpiece trilogy for me, but उसको हटा के I really enjoyed mine with this trilogy and कुछ बहुत ही epic moments भी थे जो मैं कभी नहीं भूलने वाला। Overall it was a wonderful trilogy and the Lord of the Rings, The Return of the King would go in the second tier and ये सबसे आगे रहने वाली है। आज तक मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं उसमें से इस फिल्म ने मुझे सबसे यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा है। इट्स जस्ट सो chaotic, ड्रामेटिक और तुम ओवरऑल समझ भी नहीं पाते कि चल क्या रहा है। बर्डमैन इज अ स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगलिंग एक्टर जो खुद का ही प्ले बना रहा है, बट पास्ट में उसने एक आइकॉनिक सुपर हीरो हिट फिल्म दी हुई थी एंड वो उस पर्सोना एंड आइडेंटिटी को छोड़ ही नहीं पाता। फिल्म में भर भर के सिंबोलिज्म्स हैं एंड एक्टिंग परफॉर्मेंसेज में फिल्म पीक कर जाती है मेरे लिए, स्पेशली एडवर्ड नॉर्टन। वो एक्ट्रेस को हम इमेजिन करते हैं ना कि
भाई ये तो मेथड एक्टर है, अपनी स्पेस एंड टाइम लेना पसंद करता है, वो सारी चीज़ों के नॉड आपको इस बंदे के पर्सोना में क्लियरली दिखेंगे। इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो जैज ड्रम्स के एंग्जाइटी से भरे रोल पे रोल होते जा रहे हैं एंड इट्स जस्ट सो फ्रिकिंग गुड। बट एक दिक्कत जो मुझे लगी वो था इसका सेकेंड हाफ। ट्रस्ट मी, फर्स्ट हाफ फिल्म का इतना क्रेजी, फास्ट पेस्ड, एंग्जाइटी ड्रिवन है कि आपकी नजर स्क्रीन से नहीं हटती। बट देन जैसे जैसे हम फिनाले की तरफ बढ़ते हैं, ये फिल्म जो इसने सवाल उठाए हैं उनका आंसर दिए बिना ही खत्म हो जाती है। फिल्म इंटेंशनली एम्बिग्युइटी पे खत्म करी गई है, लेकिन पर्सनली मेरे लिए उसका इमोशनल पे ऑफ उतना सेटिस्फाइंग नहीं था जितना कि उसका बिल्डअप हुआ था। एंड दैट वाज समथिंग जो मुझे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगा। ओवरऑल इट्स अ वेरी सॉलिड फिल्म एंड इट विल गो इन, आप बहुत करीब थे कैटेगरी, बट शिंडलर्स लिस्ट से पीछे। ग्लैडिएटर वो फिल्म है जो मैं बहुत लंबे टाइम से देखना चाहता था, और भाई पूरी की पूरी फिल्म एक तरफ और इस फिल्म का ओपनिंग सेटअप एक तरफ। आई जेन्युइनली थिंक ग्लैडिएटर हैज वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो सीक्वेंसेस आई हैव एवर सीन इन एनी फिल्म। वो कोल्ड ब्लू सिनेमेटोग्राफी, हवा में उड़ते स्नोई फ्लेक्स, मडी बैटलफील्ड, फ्लेमिंग एरोज, एवरीथिंग लुक्स एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। और मुझे सबसे ज्यादा जो चीज इंप्रेसिव लगी वो थी कि फिल्म वॉर को सिर्फ एक हीरोइक एपिक बैटल की तरह नहीं प्रेजेंट करती, बहुत जगह पे वो एक कंप्लीट मैसेकर जैसा फील होता है। केओस है, कंफ्यूजन है, लोग दोनों तरफ के मर रहे हैं, और भाई दी सिनेमैटोग्राफी जेन्युइनली आउट ऑफ दी वर्ल्ड। बहुत टाइम बाद मैंने कोई हिस्टोरिकल फिल्म इतनी विजुअली ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग देखी है। जोकिन फीनिक्स की परफॉर्मेंस बहुत इंसेन थी। कॉमोडस फिजिकली इंटिमिडेटिंग विलन नहीं लगता, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से हर सीन में डेंजरस फील होता है। और भाई वो ग्लैडिएटर अरीना वाले एक्शन सीक्वेंसेस, भाई नो जोक, आज की बहुत सारी एक्शन फिल्म्स को भी टक्कर दे देंगे ये। इन सारे एक्शन सीक्वेंसेस में एक रॉनेस है, एक ब्रूटैलिटी है जो आज भी इंपैक्टफुल लगती है। हाँ, फिल्म में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि वो पूरा मसीहा और सेवियर वाला ट्रोप था, वो पर्सनली मुझे थोड़ा जेनेरिक लगा। बुरा नहीं था, बट कंपेयर टू हाउ ग्राउंडेड और ब्रूटल बाकी फिल्म थी, वो एस्पेक्ट थोड़ा प्रेडिक्टेबल फील हुआ। एंड एंड में हीरो वर्सेस विलन फाइट भी इमोशनली सेटिस्फाइंग थी, लेकिन कोरियोग्राफी एंड पे ऑफ के लेवल पे उतनी इंपैक्टफुल नहीं लगती जितना उसको बिल्डअप करा जा रहा था। बट ओवरऑल ग्लैडिएटर सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं लगती, फिल्म पावर, करप्शन, एम्पायर और ह्यूमन लॉस के बारे में भी बहुत कुछ कह जाती है। मैक्सिमस भी सिर्फ एक वॉरियर नहीं लगता, वो एक थका हुआ आदमी लगता है जो बस अपने घर और फैमिली के पास वापस जाना चाहता था। ओवरऑल फॉर मी दिस वाज अ परफेक्ट हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म एंड दिस विल गो इन द फर्स्ट ईयर। क्या डिसीजन था आपका? कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि अभी जहां तुम्हारा घर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं तुम थोड़े बाउंड हो गए हो उस जगह पे रहने के लिए? क्या होता अगर तुम्हारा घर ही तुम्हारे साथ चलता? नोमैड्स कुछ ऐसे लोग जिनका कोई घर नहीं है, उनकी आरवी ही उनका सब कुछ है एंड वो जिंदगी को जीना चाहते हैं अपने हिसाब से। दुनिया देखना, कहीं भी रुक के आराम करना, बेसिकली द वे लाइफ वॉज इंटेंडेड टू लिव लाइक। अभी तुम्हें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, वाह यार मेरे पास आजादी होगी, फ्री विल होगी, एंड यस समवेयर इट्स ट्रू, और ये चीज दिखाई भी है फिल्म में। बट डोंट फॉरगेट, इस कैपिटलिस्टिक दुनिया में देयर इज नो फ्रिकिंग वे कि तुम ऐसे रह पाओ। एंड येट द रियलिटी हिट्स एंड हमें दिखाया जाता है द हार्श रियलिटी ऑफ लिविंग लाइक दिस। कैंप्स में पार्ट टाइम जॉब करना, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ जीवन। नोमैडलैंड इज अ फिल्म जो तुम्हें इसी एक नोमैड फर्म की लाइफ दिखाती है, एंड आई एम नॉट किडिंग, बट पूरी लाइफ दिखाती है। हमें सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने को मिलता है, पूरी लाइफ, रहने के तौर तरीके। इट्स लाइक यू आर लिटरली लिविंग विद फन। एंड उसी तरीके से फिल्म को शूट भी करा गया है। एक ठहराव है, आपको हर शॉट के बीच में ब्रीदिंग रूम दिया हुआ है। उनके दुख दर्द, उनकी खुशी, हर एक चीज का आप पार्ट बन चुके हो। नोमैडलैंड इज लाइक लिविंग समवन्स एल्स लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ कैमरा। ये फिल्म बहुत खूबसूरत है। ये नेचर को जिस तरह से यूज करती है, जिस तरह से एक वाइड शॉट्स फिल्म में यूज हुए हैं, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी इंप्रेसिव। But still, there are a lot of drawbacks. If you look at it as a film, वो जो ठहराव की मैंने बात करी थी ना, it's good, but it's good, आपको पसंद भी आता है। बट एक टाइम के बाद जब आप फर्न, उसकी लाइफस्टाइल से फेमिलियर हो जाते हो, इट स्टार्ट्स फीलिंग वेरी स्टैग्नेंट, एज इफ की कहानी में कुछ हो ही नहीं रहा है। एंड समवेयर ये अपना ट्रैक भी बहुत लूज करती है फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट प्लेस। But still, the main core message that this film was trying to convey was impressive and questionable. कि अगर आपके पास चॉइस हो तो आप क्या चुनोगे? घर, कंफर्ट, या फिर दुनिया, ट्रैवल, अनसर्टेनिटी? एंड दैट इज व्हाट आई गेस द फिल्म वाज ट्राइंग टू से, एंड आई गेस आई लाइक्ड इट, बट उतना नहीं जितना इसके सब्सटेंस में पोटेंशियल था। एंड दैट इज व्हाई दिस विल गो इन द थर्ड टियर, स्लमडॉग मिलियनेयर से पीछे।
ये एक फिल्म है जो आई थिंक वाज समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। साइलेंस ऑफ द लैम्ब इज अ क्राइम थ्रिलर व्हिच इज अ जॉनरा दैट आई लव, एंड सेकेंडली आई थिंक ये अपने जॉनरा में ही खुद एक बहुत डिफरेंट एंड यूनिक स्टैंड लेती है। बट फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द फिल्म, तो आई वुड से इट्स वंडरफुली स्केरी। फिल्म का साइलेंस, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, फिल्म में दिखाया गया गोर, भाई मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इतना दिखाने वाले हैं। एंड इन द एंड फिल्म की आउटस्टैंडिंग एंड आई वुड से एक्सेप्शनल एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। एंथनी हॉपकिंस एज डॉक्टर लेक्टर जस्ट किल्ड इट। मतलब उस कैरेक्टर की इतनी अजीब सी साइलेंस, आप खुद देख के इतना सहम जाते हो कि पता नहीं भाई ये क्या कर देगा। एंड मैं बस अभी फिल्म के बारे में थोड़ी रिसर्च ही कर रहा था एंड मुझे पता लगा कि हॉपकिंस का रोल फिल्म में सिर्फ 15 से 16 मिनट का है। एंड भाई मैं बिलीव नहीं कर पाया, क्योंकि अब जब मैं सोच रहा हूँ ना फिल्म के बारे में, ही इज द ओनली कैरेक्टर दैट आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट। फिल्म में 2 से 3 ट्विस्ट हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट यस फिल्म बहुत सी जगह लैग भी करती है मेरी नजरों में। अब देखो, सबसे पहले तो फिल्म की पेसिंग अपनी मिडल में आके थोड़ी ढीली पड़ने लगी थी, वो थोड़ी सी लंबी फील होने लग रही थी मुझे, बट ऐसा सिर्फ मुझे इसके मिडल सेक्शन में फील हुआ था। उसके बाद फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बिल्ड करते करते वापस मोमेंटम पकड़ लेती है। दूसरा आई वुड से कि डॉक्टर लेक्टर पे फोकस करने की वजह से बुफेलो बिल का जो कैरेक्टर था, जो कि दूसरा किलर था, वो तो बिल्कुल ही एक वेस्ट साबित होता है। ऐसा लगता है कि ही वाज जस्ट द गाय होल्डिंग द गर्ल फॉर द प्लॉट, एंड वो अपना उतना टेरर एंड वेट फील ही नहीं करवा पाता कंपेयर टू लेक्टर। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई द फिल्म उतना जोर से हिट नहीं करती जितना ये करनी चाहिए थी। बट ऑल ओवर इट्स अ गुड फिल्म, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल गो इन द सेकंड ईयर। ओके, दिस वाज समथिंग बेटर। अब देखो, अगर तुम चैनल पे नए हो और तुम्हें नहीं पता, तो आई डिड नॉट लाइक गॉडफादर 1। आई थॉट इट वाज स्लो, पेसिंग वाज बैड एंड उतना कुछ इमोशनल इम्पैक्ट नहीं था। अब क्योंकि मैंने थिएटर्स में जाके फिल्म देखी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा थी, तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था इसके फर्स्ट पार्ट से। बट आज फाइनली जब मैंने इसका पार्ट 2 खत्म करा है, तो आई कैन से दैट इट्स नॉट दैट बैड, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। अब देखो, गॉडफादर 1 में जो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगी थी, सरप्राइजिंगली यहाँ बहुत अच्छी लगी। द होल पास्ट ऑफ वीटो कॉर्लियोनी दैट इज शोन वाज द मोस्ट एंगेजिंग थिंग इन द फिल्म फॉर मी। मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आ रहा था जिस तरह से पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे थे, इन द वे कि जब भी कोई माइकल को दिक्कत होती है, उसी प्रॉब्लम को पकड़ के वीटो की लाइफ दिखाई जाती है एंड हाउ ही हैंडल्ड इट। एंड जो वीटो की लाइफ में माइकल और उसके भाइयों के कॉल बैक्स थे वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। कैरेक्टर ऑफ माइकल कॉर्लियोनी वाज आल्सो really interesting, and I guess जिस तरह से ही turned from a normal kid to a gangster, इस फिल्म में सही से इस ट्रांसफॉर्मेशन और जर्नी को दिखाया गया है। His calmness, उसके उसूल, चीजों को हैंडल करने का तरीका, एंड कैसे वो अपने फादर के जाने के बाद चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है। I was engaged throughout the film, and इस फिल्म की वजह से अब मैं पार्ट 1 को भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। I guess I'll have to rewatch that, but still कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ी तो देखो अजीब लगी। First thing will be the pacing and the length of this film। भाई साहब, इवन आफ्टर बीइंग एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग, फिल्म बहुत ज़्यादा लंबी फील होती है एंड अपने मिडिल सेक्शन की पेसिंग को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पाती। दूसरा, आई फील कि जो इसका एंड था, इट समहाउ फेल्ट सेम एज द फर्स्ट पार्ट। पार्ट 1 में भी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के दम पे माइकल ने सारे धोखेबाजों और फैमिलीज को मरवा दिया था, एंड सेम हैपेंड इन दिस पार्ट एज वेल, व्हिच फेल्ट अ बिट अंडरवेलमिंग। बट ऑल ओवर आई रियली लाइक द सेकंड पार्ट एंड आई थिंक इट वाज वे बेटर देन द फर्स्ट पार्ट, एंड इट विल गो इन द सेकंड ईयर साइलेंस ऑफ द लैम्ब से आगे। This film had so much potential to be a perfect film. Hear me out. One battle after another के पास सब कुछ था। एक बेहतरीन एक्टर, मेनेसिंग विलन, बाप और बेटी का सेंसिटिव सा रिलेशन विद डीप लोर एज वेल, और बहुत सी जगह ये फिल्म इन चीजों पे बैक भी करती है। वो पूरा रेवोल्यूशन का मॉन्टाज, लियो बीइंग प्रोटेक्टिव ऑफ हर डॉटर, उसका प्रेशर ना हैंडल कर पाना, एंड द मोस्ट हैवी हिटर ऑफ द फिल्म, विजुअल्स। इस फिल्म की अनइंटेंशनल कॉमेडी फिल्म की रिवॉचेबिलिटी बहुत एनहांस करती है, एंड यस, लियोनार्डो as always gave a really good performance. But I think जो पोटेंशियल था इस फिल्म में इमोशनल बीट्स को टच करने का, ये वो करने में एकदम मिस कर जाती है। This could have been a really special and emotional comedy journey of a father and daughter, but जब एंड में लियो और उसकी बेटी का रीयूनियन होता है, तो वो आपको उतना हिट ही नहीं करता। I would say ये स्पेक्टिकल की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन कर गए, which was really entertaining to look at, but वो नहीं था जो मैं ढूंढ रहा था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फिल्म इमोशनल होना नहीं चाहती, प्रॉब्लम ये है कि फिल्म हर इमोशनल सीन को मोन्टाज बना देती है। हमें लियो और उसकी बेटी के साथ वक्त स्पेंड ही नहीं करने दिया जाता, इसीलिए क्लाइमैक्स में रीयूनियन टेक्निकली इंपॉर्टेंट लगता है बट इमोशनली नहीं। ऑल ओवर दिस फिल्म वाज अ गुड एंड एंटरटेनिंग बट जस्ट नॉट अ परफेक्ट वन।
एंड फॉर ऑल दैट ये जाएगी सेकंड टियर में बर्डमैन के आगे। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन इज अ फिल्म जो प्रूफ है इस बात का कि आप एक बहुत ही ज्यादा सिंपल बहुत ही सिंपल प्लॉट को कैसे डायरेक्शन एंड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के साथ मास्टरपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल रेस अगेंस्ट द टाइम फिल्म, बट ये आपको फील करवा देती है कि अगर आप वैसी सिचुएशन में होते तो कैसा फील करते। देखो मैंने थोड़ी बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं एंड दिस वन वाज एट पार विद देम। जिस तरह से साइलेंस का यूज करा गया है इस फिल्म में, वो आपको हर एक सीन में एक ठहराव प्रोवाइड करता है। वो आपको दुनिया टाइम दिखाना विद ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स एंड द एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। हावियर बर्डमैन ने अपने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे। वो इतना हॉरिफाइंग विद दैट काम एंड कंपोजर रियली क्रीप्स इनसाइड यू। लास्ट चीज जो मेरे लिए इस फिल्म को मास्टरपीस बनाती है वो है कि ये फिल्म कभी भी एंटोन एंड मॉस के बारे में या फिर वो पैसों के बारे में नहीं थी। ये फिल्म अपने टाइटल की तरह ही मेनली एड टॉम पे फोकस करती है, कैसे अब लाइफ में वो सारी चीजें नहीं कर सकता जो वो पहले कर लिया करता था। और शायद इसीलिए फिल्म की एंडिंग इतनी एम्प्टी फील होती है, क्योंकि ईविल या फिर बुराई को हराना यहाँ पॉइंट नहीं था। पॉइंट था एक्सेप्ट करना कि दुनिया बदल चुकी है एंड दिस वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। And hence it's no country for an old man. It's perfection and will go in क्या डिसीजन था in the second place। तो ये थी मेरी अपडेटेड ऑस्कर बेस्ट पिक्चर विनर टियर लिस्ट। और ऑनेस्टली इस सेकंड बैच के बाद मेरी थिंकिंग थोड़ी चेंज हुई है। पहले मुझे लगता था कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड मोस्टली पॉलिटिक्स या पॉपुलैरिटी का गेम होता होगा, लेकिन अब तक जितनी भी फिल्म्स मैंने देखी हैं उनमें से मेजॉरिटी जेन्युइनली अपने साल की स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म लगती हैं। हाँ, कुछ डिसीजंस आज भी क्वेश्चनेबल लगते हैं, लेकिन जब नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, ग्लैडिएटर, रॉकी, साइलेंस ऑफ द लैम्स या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे विनर देखते हो तो समझ में आता है कि कभी कभी एकेडमी सच में कुकिंग कर लेती है। अभी भी बहुत सारी बेस्ट पिक्चर विनर्स बाकी है, देखते हैं आगे जाके टियर लिस्ट बेटर होती है या फिर कंप्लीटली डिरेल हो जाती है। अगर तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो कमेंट्स में बताओ कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा किस प्लेसमेंट में तुम डिसएग्री करते हो, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऑस्कर मैराथन अभी खत्म नहीं हुई है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।